पहली दफा किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने जिस तरह फौज के ऊपर हमला किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आजकल जो तनकीद की जा रही है, ये वो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। हम नून लीग नहीं है जो छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए या छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ साजिश शुरू कर दें। आपको लगता है कि हम बेहया हैं नून लीग की तरह के, कि हम बेहया हैं नून लीग की तरह के, कि हम अपनी फौज को गालियां देंगे, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ की बातें सुनती हूँ ना पुरानी, तो तहरीक इंसाफ अपने मुताबिक हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन है। तहरीक इंसाफ अपने ही मुताबिक बेहया और बागी हो चुकी है। जो सिखाते थे आदाब फौज वो कर रहे हैं तौहीन या इलाही। ये माजरा क्या है? तहरीक इंसाफ अमरीका से चली तो इदारों पर आकर रुकी है। किसी भी हाल में हुकूमत चाहिए वरना किसी की लाज नहीं रखी जाएगी। मौजूदा हालात और माजी के बयानात से तो जनाबे वाला ऐसा ही महसूस हो रहा है। मौजूदा हुकूमत भी नाज़रीन जो खुद इदारों की बेहुरमती में नंबर 1 आने की कोशिश में लगी रहती थी, उसने कुर्सी पर आते ही सबसे ज्यादा वफादार बनने का इरादा कर लिया है। शहबाज गिल को तौहीन इदारे के केस में अंदर कर दिया है और अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मिल गया है। आज पुलिस का अदालत में मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िम से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुबैना तौर पर जिस पेपर से देखकर बोल रहे थे वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इस बारे में भी तफ्तीश करनी है, जिसके लिए आईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई और इस मामले की तहकीकात जो होंगी सो होंगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने नाज़रीन पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से शहबाज गिल के अगवा और तशद्दुद के इल्ज़ामात को तो गलत साबित कर दिया है। उनके ड्राइवर का ड्रामा भी बेनकाब हो गया है। शहबाज गिल को सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि सादा लिबास एहलकारों ने नहीं बल्कि बावर्दी एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। ड्राइवर को किसी ने छुआ तक नहीं गिल साहब पर इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कोई तशद्दुद हुआ है। तो फिर ड्राइवर की वो कमीज फट कैसे गई जो वाकई के फौरी बाद तक बिल्कुल ठीक थी? तशद्दुद हुआ ही नहीं तो फिर खराशें और चोटें कैसे आ गई? जिस हाथ से बासानी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था, बाद में उस पर पट्टियाँ चढ़ाकर साबित क्या करना चाहते थे? क्या ये वही तरीक़ा तो नहीं है जो शहबाज गिल साहब ने मोटरवे से हादसे के बाद अपनाया था? पहले बड़े हशाश बशाश दिखाई दिए थे, बाद में पट्टी बांधकर घूमते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल नाज़रीन, आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया है तो बड़ा हैरान कुन तौर पर पीटीआई की जानिब से कोई रहनुमा, इनफैक्ट कोई वर्कर भी अदालत नहीं पहुँचा। गो कि पीटीआई ने जमाती हैसियत में अभी तक खुलकर उनके बयान की ना हिमायत की है, ना उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया है और सारा जो जोर लगाया जा रहा है ना वो गिरफ्तारी की मजम्मत पर और रिहाई के मुतालबे तक है। लेकिन दबे लफ्ज़ों में इतना ज़रूर कहा है कि उनकी बात शायद ठीक न हो, लेकिन कानूनी रास्ता मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने डटकर न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि पीटीआई को भी ये मशवरा दिया है कि ऐसे बयानात से, ऐसे मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार करें। क्या कहना था, ज़रा सुनिए परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अक्ल है तुम्हारे में? तो नाज़रीन, क्या इस भरपूर एक्शन के बाद तहरीक इंसाफ बाज आ जाएगी या बगावत पर उतर आएगी? क्या ये मामला काफ़ी लीग और पीटीआई में दरार का पहला सबब बन जाएगा और क्या हुकूमत अब इमरान खान और दीगर को गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रही है? इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा है उस्मा बुखारी साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मा, वजीर दाखिला का दावा है कि शहबाज गिल का जो बयान था ना वो तयशुदा प्लान था। ऐसे क्या शवाहिद अब तक सामने आए हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है? शुक्रिया किरण। देखिए, बहुत सारे शवाहिद तो अभी शहबाज गिल साहब को खुद जो है वो अपनी तफ्तीश में देने हैं और उनका मोबाइल फोन जो है वो जो जाहिर है उसको भी जब्त किया जाना है, उसमें से भी बहुत कुछ मिलेगा और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है
वो शहबाज गिल साहब को बताना पड़ेगा कि ये सब क्या था। और जो इस पे ये ज्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप इतनी इस पे परेशान क्यों हैं या आपको इस पे चंबा क्यों है। क्या इमरान खान साहब जो है, जरा आप ये कह लें कि मुहज़्ज़ब ज़बान में यही नहीं कहते रहे? क्या उन्होंने न्यूट्रल्स को गाली नहीं बना दिया हुआ? क्या वो जो है मीर जाफर मीर सादिक जो है वो किसको कहते रहे हैं? इमरान खान जो है वो हमारे मुल्क के अंदर फौज को गैर आईनी किरदार अदा करने की दावतें जो है वो नहीं देते रहे हैं। और फवाद चौधरी, मुझे हैरत यह है कि शहबाज गिल के ऊपर जरा जाहिर है उसने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी कि उसने बगावत उन्होंने क्या करनी है, उन्होंने फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की। जी आप बगावत कर दें, हम बड़े पॉपुलर है, इमरान खान की बड़ी फॉलोइंग है। शहबाज गिल ने ऐसी बात की है जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी? नो, नॉट एट ऑल। अभी जो इमरान खान ने भी जो क्लिप्स चलाए, जरा वो प्लीज सुन ले ध्यान से। उसके अंदर मियां साहब जो है वो गैर आईनी किरदार के बारे में और वो 2-1 लोगों के नाम ले क्लिप चलाया, उनमें उन्होंने बड़ी कैटेगरी दी। इदारे जो हैं वो 2-3 शख्स का पूरा इदारा होता है। और अगर यही मियां साहब की गुजरांवाला की स्पीच और मरियम नवाज साहब की यही कराची की स्पीच, अगर इसको आप पूरा सुनते आगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो फौजी शोहदा हमारे अपनी जान दे रहे हैं, अपने फराइज अदा कर रहे हैं, जो सियासत से ला ताल्लुक है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, हमारा सलाम है। यहां पर उल्टा है। यहां पर एक तो शहीदों का जो है मजाक उड़ाया गया, उनके ऊपर जो है वो ट्रेंड वाहियात किस्म के ट्रेंड चलाए गए, जब पूरी कौम जो है वो सोच में मुब्तला थी। दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है। एक तो इनका जो जोम था ना, ये अनटचेबल है, ये कुछ भी कहे इनको कोई पूछेगा नहीं। जो मैं फवाद चौधरी की बात कंप्लीट करना चाह रही थी, फवाद चौधरी ने क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है, ये जर्नैल ऊपर से नहीं उतरे हैं। अगर आपने हमवाए आर्टिकल 6 लगाया तो जर्नैलों की और जजों की लाइनें लगी हैं, आपके पास जो है वो फंदे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप और क्या, ये हमने क्या ऐसी बातें की? हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, वो बात की जो आईने पाकिस्तान कहता था। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आईने पाकिस्तान के तहत रोल नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके अब नहीं है, तो उसको ये दोबारा लाने की कोशिश करें कि या मेरी बात मानो या फिर मैं जो है वो किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना शहीद बचेंगे ना तुम लोग बचोगे, और फैमिलीज बजाना तो वैसे ही हमारी बहुत आम सी बात है। तो इसमें फर्क जो है वो बराए मेहरबानी सा फर्क समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा उस्मा, अब पीटीआई से मजीद गिरफ्तारियां क्या हो सकती हैं? और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तैयारी के हवाले से भी सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसमें क्या हकीकत है? शेख रशीद साहब भी इनफैक्ट कह रहे हैं कि उनके घर पे भी छापा मारा गया था, क्योंकि उनकी बात की तरदीद की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से। लेकिन क्या क्या है आगे आप लोगों की तरफ से गिरफ्तारियां का इरादा? देखो, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस वक्त कोई लिस्ट नहीं जाती सियासी मुखालफीन की कि आज इसको उठा लो, कल उसको उठा लेना, शाम को ये नजर ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। लेकिन कवानीन के तहत जो कानून इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, देखिए अगर इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग ली है और अभी आरिफ नकवी जो उनको अभी भी बहुत प्यारा है, अभी भी बहुत मासूम है, अभी उन्होंने जिक्र किया कि बिल गेट्स का और जो है वो शहजादा चार्ल्स की वो जो है फंड रेजिंग करता था, और उनको ये भूल गया आगे बताना कौम को कि इन्हीं दोनों ने उनके खिलाफ जो है वो केसेस दायर किए हैं कि उनकी जो फंड रेजिंग है उसके अंदर उसने फ्रॉड किया है। लेकिन उनको वो अभी भी बहुत लाडला बेचारा बच्चा लगता है। और दूसरी तरफ जो है शहबाज गिल के हवाले से भी वो कह रहे थे कानून जो है वो अपना रास्ता ले, कानून ने अपना रास्ता ही लिया। उनको कानून FIR दर्ज करने के बाद अरेस्ट किया गया, और उन्होंने जो झूठ और ड्रामा किया वो आप बता चुकी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ड्रामेबाज है, फ्रॉड है, नौसरबाज है, जिसने जो है मुल्क के कानून को तोड़ा है। देखिए अगर फवाद चौधरी साहब जो है वो इस तरह से बरमला बैठकर धमकियां देंगे, अगर फवाद चौधरी साहब जो है वो इदारों को जो है अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी फिलहाल मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। और हम इमरान खान साहब तय खाने में छुपे हुए हैं रात से, उन्होंने कुछ नहीं किया, या शहबाज गिल जो है वो अब उसको अकेला किया जा रहा है, इफरादी फेल है। मैं बड़ी कैटेगोरिकली कह रही हूँ, मैंने सुबह भी कहा ये इमरान खान क्या वही जबान है। इमरान खान को बड़ा शौक है ना दूसरों के स्टेटमेंट चलाने का, इमरान खान की स्टेटमेंट्स चलाई भी नहीं जा सकती। इतनी वाहियात है फौज के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में, उसके तो बयानात चलाए भी नहीं जा सकते। जो गंदी जबान उसको इस्तेमाल करने का शौक है। चाहे बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, चाहे ऑपोजिशन में आप हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई और भी हो, किसी को नई जरूरत होनी चाहिए, ना ये इजाजत होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इस तरह के अटैक्स किए जाएं, इस तरह के
हमले किए जाएं, इस तरह तौहीन की जाए। अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे मौजूद हैं, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। सर, पीटीआई के दौर में तनकीद होती तो इमरान खान कहते थे कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, और उसी वक्त फौज पर तनकीद पर सजा का कानून भी बना। सर, वज़रा तनकीद पर गिरफ्तारियों की हिमायत भी करते रहे, यानी पीटीआई का अपना कहा ही सर आज उनके गले पड़ रहा है। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया किरण, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। यानी मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि मैं, चले पीटीआई को तो एक तरफ रख दें, मैं पिछले 7 सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का एक कानून बन जाए जो इदारों को तनकीद और तज़हीक बना करते रहे, उनके खिलाफ कोई एक वादे लाएअमल आ जाए। सिर्फ यही नहीं, मैं आज जरा छोड़ दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 3 अफराद ऐसे हैं जिनको तौहीन अदालत में सजा मिली। एक का नाम निहाल हाशमी है, किसी को याद नहीं तो मैं याद करा देता हूँ। एक का नाम तलाल चौधरी है और एक का नाम आपको पता है दानियाल अजीज। 3 लोगों को तौहीन अदालत में, फिर कसूर में जो वाकया हुआ वो आप और हम सब ने देखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख इतनी पुरानी है कि सजाद अली शाह के दौर में इन्होंने बाकायदा हमला किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा है कि तौबा ताइब कर लेनी चाहिए, इदारों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आज हम उस दौर में आ गए हैं कि जहां इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है। अब मैं तो इन सारे मामले में अपना शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल, लाहौर हाई कोर्ट के अदालतों के अब 12 दरियों के अंदर ये आते रहे हैं, सारे इन्हीं हवाले से ये अदारों के बारे में ये बात करते रहे थे। सर, पिछली ऑपोजिशन में जो कुछ इदारे पर बात होती थी अजहर साहब, वो गलत थी, वो काबिल मजम्मत है। आज भी उस्मा साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और अभी मैं उनको कह रही थी, और आज भी जो बात हो रही है सर वो भी गलत है, वो भी काबिल मजम्मत है। खान साहब कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है वही शहबाज गिल साहब ने उसी तरह की बात की है। तो जब नवाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त नहीं थी तो शहबाज गिल साहब की बात दुरुस्त कैसे है सर? ना 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 मैं किरण एक बात करूंगा। जी मैं सुन रही हूं आपको। मैं एक और बात करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा चीज क्लियर कर दूं। मैं ना पहले को सपोर्ट कर रहा हूं ना मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल ये बात सपोर्ट नहीं की जा रही। बात ये रखी जा रही है कि क्या, मिसाल के तौर पर आज इन सब लोगों को चाहिए था, एक आसान काम कर लेते हैं आप, बहुत आसान काम बताने लगा हूं। लेट्स हैव ए जुडिशियल कमीशन ऑन दिस सब्जेक्ट। एक जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, पिछले 7 सालों ने जो कुछ किया है सारा कौम के सामने। मैं अभी, आप शहबाज गिल को फॉर द टाइम बिंग एक साइड पे रख लें, इन सब को कटहरे में खड़ा करें। यानी वो ऐसे अल्फाज हैं जो मैं नहीं दोहरा सकता, जिस तरह के अल्फाज नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, सफदर अवान ने, परवेज रशीद ने, मुझसे क्या क्या नाम उगलवाएंगे आप। ये वो लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं कि की है। देखिए, मैं शहबाज गिल तो अभी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ पर्चा हो गया है, उसकी इंक्वायरी होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसने तो बाकायदा अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि हम इसको एक टेस्ट केस बना लिया है, इसका इंजाम जो है आप ऐसा, और मैं तो उस वक्त कहता रहा हूं कि अगर इनको नहीं रोका आपने तो ये कसदा बन जाएगा। और रिकॉर्ड की बात है कि वो ये काम ऐसा बन गया कि यहां तक वो जो पुरानी बातें उस पर तो मुसलसल कंडेम करते रहे ना हम यहाँ से। मुझे आप ये बताइए कि ये वाली जो अभी बात हुई है, परसों वाली बात है शहबाज गिल साहब वाली, सर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पार्टी लाइन क्यों नहीं ले रही है? इससे पहले भी पिछले 2 महीने से जिस तरह की सोशल मीडिया पर बात हो रही है, मुसलसल सीनियर सहाफियों की जानिब से, मुसलसल सीनियर लोगों की जानिब से पीटीआई को ये मशवरा दिया जाता रहा कि आप पार्टी लाइन लें। खान साहब खुद अपने वर्कर्स को कहें कि इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की बातें ना करें, लेकिन कोई पार्टी लाइन नहीं ली गई। अभी तक भी इस पर कोई मुजम्मत या कोई क्लैरिटी तो नहीं आई है सर पीटीआई की तरफ से। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं। आपने पीडीएम की सियासी जमातों की तरफ से कोई पार्टी लाइन देख ली अभी तक? मैं वैसे ही मैं अजरा मजाक कर रहा हूं या अजरा तहफ़्फ़ुज़ ये बात कर रहा हूं। आपने कोई देख ली? पीछे मुझे बता दें कि पीटीआई की तरफ से तो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन थी ना वो, तो फिर खुद कैसे प्रोपेगेंडा मशीन बन रहे हैं सर? बेहयाई थी वो, मैं बात को आगे लेके चलता हूं। मैं बात को आगे लेकर चलता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमारे लोगों की तरफ से प्रेशर था,
उन्होंने सेक्शन 20 में तरमीम की, ऑर्डिनेंस के जरिए सजा बढ़ाई 5 साल, नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन उनको बताया। मैं किरदार बताने लगा हूं इन सब सियासी जमातों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर दिया। FIA ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, इस गवर्नमेंट ने वो अपील वापस ले ली। अगर वाकई आप इदारों की तज़ीम चाहते थे, इदारों की तौकीर चाहते थे, तो पीका ऑर्डिनेंस की वो तरमीम क्यों वापस ली इन्होंने? इन्हें चाहिए था। अभी भी आज मैं नहीं बात करना चाहता, यानी एक बड़ा सीरियस जुरिस्डिक्शन आप जो बात छेड़ी है ना, तो जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है इस FIR के अंदर। वो क्या इफेक्ट है? ये जो ऑफेंस हुआ है ये मीडियम पे हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे हुआ है, ये जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है। इसमें पीका के तहत FIA कार्रवाई शुरू करेगा। लेकिन सर उस कानून में बहुत सारे कानूनी सिकम भी थे पाकिस्तान की, सर उसमें काफी सारे कानूनी सिकम थे। उसमें खबर के मामले में बहुत सारे कानूनी सिकम थे सर। उसमें ये मामला था कि इस चीज को डिफाइन कौन करेगा कि जो खबर दी गई है वो गलत दी गई है, सही दी गई है, किसकी तरफ से आई है। तो बहुत सारे कानूनी सिकम भी तो थे ना उसमें। उस्मा साहिबा पीका एक्ट के तहत बात कर रहे हैं कि अभी भी गवर्नमेंट के पास ये फोरम मौजूद है कि इसके ऊपर आ जाएं, जुडिशल कमीशन इस पे जुडिशल फोरम बना दिया जाए इस पर। देखिए, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ अजहर सदीक साहब का, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सी याददाश्त अजहर सदीक साहब की थोड़ी मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत है। और वो इसलिए कि तौहीन अदालत के सबसे ज्यादा नोटिस अगर पाकिस्तान की जो है ना वो हिस्ट्री में किसी को हुए हो तो इमरान खान है। इमरान खान हर दफा माफी मांगकर वहां से भागा है। वो अलहदा बात है कि इनकी दफा जो है वो तौहीन अदालत के आजकल नोटिस उस तरह नहीं बटते जिस तरह हमारे दौर में बट रहे थे। निहाल हाशमी ने वो सब नहीं कहा था, तलाल चौधरी ने वो नहीं कहा था जो फवाद चौधरी कह रहा है। मैंने आपको वो सेंटेंसेस पहले बता चुकी हूँ कि जिसके अंदर वो फांसियां भी लगवा रहा है जर्नैल, इनके मुंह को खून लगे हुए हैं, जमीर जो है वो सिलेक्टेड है, इनके पता नहीं क्या क्या है, एक लंबी। और फिर सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, असद उमर, शीरी मजारी खास तौर पर। जरा शीरी मजारी की ट्वीट्स तो निकाल के देखिए। शीरी मजारी को शर्म नहीं आती कि एक तरफ अमेरिकी सफीर जो है वो रजीम चेंज की चाबियां दे रहा है KP हुकूमत को, दूसरी तरफ वो पूछ रही है अमेरिकी सफीर को KPK इसने भेजा। अब उन्हें कौन बताया कि KPK में पिछले 9 साल से आपकी हुकूमत है? ये पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। और मेरा ख्याल है अजहर साहब का नंबर मेरे पास है। इमरान खान की जो ISI बनवाने की, फिर ISI से बंदे उठवाने की, फिर उसके बाद फिरका वारियत तक फैलाने का इल्जाम इमरान खान आपकी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। और आज इन्होंने ये सो कि आज ये किया कि आज इन्होंने 71 की धमकी दे दी फिर से। उन्होंने कहा कि अगर वो देखे ना हमें लगाया तो 71 वाला हाल हो जाता है मुल्क का। ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान को ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम इमरान खान है। इमरान खान जैसे कई आए और कई गए। इस मुल्क ने ता कयामत जो है इंशाअल्लाह ताला बरकरार रहना है। इमरान खान का जो ये एक अपना उनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है दिमाग के अंदर, या पता नहीं कोई बीमारी है कि जिसके अंदर। लेकिन उस्मा देखें इस बात को मानना पड़ेगा आप लोगों को। अभी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में डिफीट हुई, इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है। उनका नैरेटिव अवाम के ऊपर हावी है इस वक्त। उन्होंने जो भी नैरेटिव बिल्ड किया वो अवाम के ऊपर हावी है, उनके वोटर सपोर्टर पर हावी है। उस्मा किरण, हाँ ये बात आपने ठीक कही। ये मत कहो कि उनका पूरे मुल्क पे हावी है। कोई मुल्क का बाशऊर शहरी जो है, अजहर सदीक साहब का बड़ा अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है कि इसकी तनकीद और तौहीन में फर्क हो, तनकीद और बगावत में फर्क होता है। कि गैर आईनी किरदार के ऊपर ये कर रहे हैं, उसके गैर आईनी किरदार को अदा करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। ये मीर सादक कह रहे हैं आपके सिपह सलार को, ये उनको जानवर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आओ कूदो और कूद के जो है अपना वो किरदार अदा करो। आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। क्या मुझे सदीक साहब को ये बताने की जरूरत है कि गैर आईनी किरदार के लिए उकसाना? उस्मा मुझे फौरन ब्रेक लेना है। मुझे सिर्फ ये बता दें अगर शहबाज गिल साहब माफी मांग कार्रवाई खत्म हो सकती है, मुख्तसरन बता दें, फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। मुझसे पूछा आपने? जी। मैं नहीं समझती कि बात माफी की है। उन्होंने मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर हम कह रहे हैं कि एक प्लान के तहत ये शुरू किया
शहबाज गिल नहीं है। मुझे बताइए, अजहर सदीक साहब ने तस्वीरें नहीं देखी? बिल्कुल जिसमें जी, जूते आप दोनों साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ, फिर यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर जी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मेहमानों में इस वक्त अजहर साहब मौजूद हैं, उस्मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। असद उमर ने आज इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या अब पीटीआई की क़यादत इस्लामाबाद आते हुए भी एहतियात बरत रही है? अजहर साहब, मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात है। डर और खौफ तो उनको होता है कि जिन्होंने आइन और कानून के खिलाफ बात की है। मेरी जो बात हुई थी, पार्टी क़यादत ने इसलिए कहा है कि जो शहबाज गिल वाला मामला है उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होए, लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स, और उसके मुताबिक जो भी है इतना उन्होंने डिमांड किया कि सफाई का पूरा मौका दें, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन फेयर करेंगे। अभी तक आपने शहबाज गिल की फेवर में कोई उनकी जो स्टेटमेंट थी या जो बातें उन्होंने कही थी उसकी सपोर्ट में मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। लेकिन मैं अब उज़मा बहनों की तरह से हैं, अपना जाहिद बुखारी साहब उनके वालिद साहब से तो हमारा बड़ा एक प्यार और ताल्लुक़ है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस मुल्क को लेके जाना है आगे। और मैं अभी सारे कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा, यूं कर लेते हैं उनके जितने बयानात हैं ना, किसी एक टीवी चैनल पे या सारों को इन्हें कहें खुद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे जो बयानात हैं वो चला दें कौम के सामने, और इस बात का फैसला कौम कर लेगी कि क्या बयान थे इदारों के खिलाफ बयान थे, क्या हमारे ये जो आईनी किरदार के बारे में बयान थे, या नजर आ रहा था सारी बातें नाम ले लेकर मुसलसल प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए हैं सर। उस्मा बुखारी साहिबा आती रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देते रहें। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ सर कि अगर उन्होंने ये किया था तो क्या इस वक्त पीटीआई का सब कुछ करना दुरुस्त है? अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया सर। उस्मा बुखारी साहिबा आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त मुझे चौधरी शुजात साहब के साहबजादे और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए, काफ लीग ने पीटीआई को शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का मशवरा दिया है, परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, तो क्या काफ लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम में पीटीआई का साथ ना देने का उसूली फैसला कर लिया है? जी हमारा तो जी शुरू से ही हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। मैं समझता हूँ उनकी जमात में सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं है, बल्कि अगर परवेज़ इलाही साहब जरा थोड़ा सा कुछ हफ्ते पहले, बल्कि कुछ दिन पहले चले जाएं तो उनके जो कायद हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, वो भी यही बातें करते हैं। सही। अच्छा, पहले सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई, फिर शहबाज गिल ने मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर बड़ी सख्त गुफ्तगू की। ये इनफरादी अमल है या मुनज़्ज़म अंदाज में कहीं से हिदायत के बाद किया जा रहा है? काफ लीग क्या समझती है? मेरा ख्याल है जी, इंफरादी अगर अमल होता तो ये फिर शायद पहली आवाज़ ही होती जो पीटीआई से ऐसे आई थी। हम तो पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं जी, सिर्फ एक आदमी से तो नहीं, उनकी पूरी जमात वक्तन कोई ना कोई आदमी कोई ना कोई बात करता ही रहता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुनज़्ज़म तरीके से ही हो रहा है जी। इस तरह थोड़ी है कि एक आदमी अगर सिर्फ बोलता तो वो आइडेंटिफाई हो जाता कि यार ये एक वाहिद आदमी जो ये बात कर रहा है। लेकिन उनका तो मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी जो है उनकी जमात में इसी तरह की गुफ्तगू कर रहा है। जब उनके साथ ठीक हो जाते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। अगर वो इंसाफ की बात हो, चाहे वो अदलिया हो, उनके हक में फैसला आए तो ठीक है, अगर नहीं आया हक में तो वो कहते हैं वावेला खड़ा कर देते हैं जी कि हमारे जो है ये उनके ऊपर जाती अटैक करना शुरू कर देते हैं। सालिक साहब, चौधरी परवेज़ इलाही ने आज इमरान खान साहब को और पीटीआई को शहबाज गिल से लाताल्लुकी का मशवरा दिया है इदारों से टकराव और हालिया सूरत हाल के बाद। क्या चौधरी शुजात ने भी परवेज़ इलाही साहब को कोई मशवरा दिया है? चौधरी शुजात साहब ने ये बयान दिया था 2 दिन पहले, उन्होंने यही मौका बड़ा क्लियर था, लेकिन क्योंकि हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं है इसलिए कोई ऐसी बात हुई नहीं आपस में डर। लेकिन लाताल्लुकी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनफरादी उसको अमल को क्यों देना जा रहा है। आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है जो पिछले 3 महीने से एक कैंपेन चल रही है, तो मैं नहीं समझता इनफरादी अमल है। सर, खान साहब अगर एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं और पंजाब हुकूमत पर दबाव डालते हैं कि नून लीग और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए और परवेज़ इलाही साहब ऐसा करते हैं, तो फिर चौधरी शुजात साहब आप लोग करेंगे क्या?
कृष्ण जी, हम तो समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे किसी को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और हम उसको कंडेम करेंगे, चाहे वो किसी भी जमात का हो। ये अगर रविश इस तरह की चलती रहेगी तो सियासत में कभी बेहतरी नहीं आ सकेगी, क्योंकि हम फिर वही काम करेंगे कि जो पिछले 3-3.5 साल होता रहा कि मुल्क की इकॉनमी आवाम के ऊपर तवज्जो की बजाय हम एक दूसरे के ऊपर केसेस ही बनाने में और उसी में मसरूफ रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये रविश जो है ये बंद होनी चाहिए। अगर मई में कोई वाकया हुआ था तो उनको आज क्यों ख्याल आ रहा है केस बनाने का? ये तो फिर वही हुआ कि जी हमने इंतकामी कार्रवाई करनी, इसलिए हम अब केसेस बनाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी सालिक, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। कराची की बात करूंगी ज़रा। कराची में मानसून के चौथे स्पेल ने धमाकेदार एंट्री दी है। वक्फे से कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश हो रही है, जिसमें 12 अगस्त से मज़ीद शिद्दत आएगी और ये सिलसिला 14 अगस्त की दोपहर तक जारी रहेगा। आज की बारिश में कई अहम सड़कें, अंडर पासेस ज़ेर आब आए। ख़ासतौर पर शारे फैसल के कुछ हिस्सों पर पानी ज़्यादा जमा होने से ट्रैफिक जाम, बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ। लेकिन मौसम में बेहतरी भी कराची वालों को रास नहीं आई है। बिजली का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रात देर तक भी कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें बर्बाद कर रखी हैं। मजमूई तौर पर 12 से 15 घंटे की शहर में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों को भी बंदिश का सामना है। इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि सप्लाई शेड्यूल के मुताबिक है। तो फिर आखिर ये इजाफी लोड शेडिंग की वजह क्या है? कराची वालों को डैम्स भर चुके हैं लेकिन फिर भी पानी खरीदना पड़ रहा है। बिजली कह रहे हैं कि मिल रही है लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है। मसला क्या है कराची में? इमरान राना साहब, डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑफ कराची इलेक्ट्रिक, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए इमरान साहब, कराची में इस वक्त लोड शेडिंग की बुनियादी वजह क्या है? सर, मौसम बेहतर हो गया है, बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी आ गई है, इसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों कम नहीं हो पा रही है? जी बहुत शुक्रिया किरण, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लाइन पे लेने के लिए और कई के मौक़िफ़ से नाज़रीन को आगाही का मौका एक देने के लिए। देखिए, जो आपने सवाल किया उसके दो पहलू हैं। एक मुल्की सतह से उसका एक ताल्लुक़ है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पावर की जो सप्लाई है, डिमांड और गैप के दरमियान तकरीबन औसतन तकरीबन 6 से 7 हज़ार मेगावाट का एक शॉर्टफॉल है। उससे कराची भी ऑब्वियसली उससे मुस्तस्ना नहीं है। हमारे जो इशूज़ हैं, एक तो ये है कि जो फ्यूल है जो पावर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या तो वो फ्यूल अवेलेबल नहीं है। जैसे नेचुरल गैस है कराची में के इलेक्ट्रिक को ऑलमोस्ट जनवरी से वो मुसलसल और लगातार नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ अगर मिल रही है तो RLNG मिल रही है, या फिर ऐसे फर्नेस ऑयल वगैरह की अगर बात करते तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स पे मिल रही है कि हमारी एबिलिटी टू परचेज दैट फ्यूल हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज अनफॉर्चुनेटली। और उसकी रीज़न मैंने जैसे आपको पहले भी हम लोगों ने TV में के प्रोग्राम्स में इसके डिस्कस किया है, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक हमारा एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ का एक नेट बैलेंस है जो कि पहले 21 से 22 बिलियन रुपए बनता था, अब तकरीबन बढ़ के 30 बिलियन से ऊपर शायद जा चुका होगा। तो वो काफ़ी अरसे से वो रिलीज़ नहीं हो रहा है और हमारी बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट हमने डिफरेंट लेवल्स पे की हैं। हम रेगुलर उस पर इंगेज भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। तो हम अभी तक चूँकि सुनवाई नहीं हुई उस हवाले से, तो एक चैलेंज मौजूद है। दूसरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मौसम का एक असर अपनी जगह मौजूद है। अगर कराची के हवाले से बात करें, बारिशों के 2 स्पेल्स के दरमियान में अक्सर देखने में आता है कि नमी का जो तनासुब है वो बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है। तो लामुहाला जो बिजली की जो डिमांड है उसमें भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ आता है। तो जैसे ही वो डिमांड और सप्लाई का गैप आता है तो अनफॉर्चुनेटली उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक लोड शेडिंग का एक शेड्यूल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सही। अच्छा, दिन में तो बिजली जा ही रही थी ना, अब रात में भी ये बंदिश मामूल बन चुकी है। 12 बजे के बाद एक नहीं 2 बार बिजली बंद की जाती है और 2 3 घंटे के लिए बंद की जाती है। रात में बिजली बंद करने की क्या वजह है? कि इलेक्ट्रिक मैनेज क्यों नहीं कर पा रही है इस इशू को? अहम सवाल है। अनफॉर्चुनेटली जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 24 घंटे चूँकि मौजूद है, जिसकी वजह से हमें लामुहाला दिन के साथ साथ रात के भी औकात के अंदर लोड शेडिंग करना मजबूरी के तहत करना पड़ता है। चैलेंजेस चूँकि जैसे मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया वो काफ़ी कंसर्निंग है और वो अभी तक मौजूद हैं। तो इसकी वजह से जो एडिशनल
जो पावर सप्लाई है वो इंश्योर करना इन तमाम चैलेंजेस की मौजूदगी में तकरीबन जो है वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ताहम जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो 30 जून को जो हमने तरतीब दिया था वर्स्ट केस सिनेरियो को सामने रखते हुए हम उसको 100% फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद जहाँ जहाँ रिलीफ पॉसिबल होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हमें कहीं पर अगर एडिशनल गैस की सप्लाई अगर अवेलेबल होती है और या फिर अगर एडिशनल फ्यूल अगर कहीं से हमारे पास मौजूद होता है या लेट्स से अगर मौसम बेहतर हो जाता है तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है हम कस्टमर्स को रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसी कोई अच्छी खबर इस वक्त नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये मसाइल जो है बहुत जल्द एड्रेस हो। 2020 में वजारत तवानाई ने अपनी रिपोर्ट में सिस्टम अपग्रेडेशन की निशानदेही की कि इलेक्ट्रिक ने मुतादिद मौक़ों पर सिस्टम अपग्रेडेशन की यकीन दहानी भी करवाई, उसके बावजूद कोई खातिर खा बेहतरी तो आई नहीं बल्कि मजीद बुरा हाल हो रहा है। बेसिकली देखिए जो करंट इश्यूज हैं उनका ताल्लुक जो है इन्वेस्टमेंट्स के से ज़्यादा करंट चैलेंजेस के साथ हैं जो कि मुल्की सतह पर हैं और इनके अवामिल का ताल्लुक इंटरनेशनल फाइनोमेना के साथ भी है। जैसे जैसे ये इश्यूज हल होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कई को आज टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ का जो बैलेंस है वो टाइमली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाए तो हमारी एबिलिटी, बेशक फ्यूल महंगा है वो बेहतर हो जाएगी। या अगर SSGC से अगर हमें इंडिजिनस गैस जो कि काफ़ी अरसे से बंद है कि इलेक्ट्रिक को नहीं मिल रही है, अगर वो मिलना शुरू हो जाए तो कम अज़ कम 200 मेगावाट के जो पावर प्लांट हैं जो इस वक्त जनवरी से तकरीबन बंद पड़े हैं उनको मैं चलाने की पोजीशन में आ जाऊंगा। तो ये वो सारी अवामिल हैं, अगर इनमें बेहतरी अगर आती है तो ऑटोमेटिकली केई की जो एबिलिटी है अपने कस्टमर्स को सर्व करने की वो इंशाल्लाह उसमें मजीद बेहतरी आ जाएगी। मुझे ये बता देंगे आपके इलेक्ट्रिक इस वक्त विफाक से बिजली कितनी ले रहा है और कितनी पैदावार अपनी है? शहर को मजबूरी तौर पर कितने शॉर्टफॉल का सामना है? देखिए जो के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी के अगर हवाले से अगर खास तौर पे अगर बात करें तो नॉर्मल हालात में जहाँ पे हमें 300 से 350 मेगावाट की शॉर्टफॉल की कमी का सामना था, मौजूदा चैलेंजेस और जिसमें कभी मौसम की भी अगर शिद्दत उसमें ऐड हो जाती है तो ये शॉर्टफॉल अनफॉर्चुनेटली बढ़ता है और ये डेल्टा बढ़ के 500 मेगावाट ये से ज़ायद भी चला जाता है एट टाइम्स। ताहम इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने तमाम ज़राए को इसमें बरूएकार लाते हैं ताकि इस तमाम सिचुएशन को मैनेज कर सकें। इसमें हम वफाक के शुक्रगुजार हैं कि तकरीबन 1000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो हमें वफाक के नेटवर्क से मिलती है और इसके अलावा बाकी जितनी बिजली की जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो या तो कई अपने रिसोर्सेज से करता है जिसमें कई की अपनी प्रोडक्शन भी शामिल है। इसके साथ साथ हमारा जो IPPs का नेटवर्क है वहाँ से भी हमें बिजली की सप्लाई हम लेते हैं। इमरान साहब, इस वक्त अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी साहब, उन पर शदीद इल्ज़ामात हैं, मुकदमात हैं, उसकी जद में है, वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुश्किल में है। इस वजह से कई तो माली मुश्किलात का शिकार नहीं है? किरण, ये बहुत आम सवाल है और आई एम श्योर आप मुझे 2 मिनट देंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि आपके नॉलेज में है किरण, ये कई दफ़ा मीडिया पे हाईलाइट हुआ है और हमने कई दफ़ा इसको क्लियर भी किया है। अबराज के हवाले से अगर आप बात करें तो इनका आज की तारीख में के इलेक्ट्रिक में कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है। के इलेक्ट्रिक की आपको शेयर होल्डिंग का पैटर्न थोड़ा समझना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जो प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स हैं वो केस पावर के नाम से एक कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टर्स है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया की अलजुमे होल्डिंग और कुवैत की NIG इन्वेस्टमेंट जो हैं उनकी मेजर शेयर्स हैं। इसके साथ साथ जो अहम बात है जो कि पब्लिक को पता होना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी 24% से ज़ायद शेयर के इलेक्ट्रिक में मौजूद हैं और कुछ फ्री फ्लोट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास हैं, और लेकिन वो बहुत ही कम रेशो है। कई के दोनों इन्वेस्टर्स हैं मेनली, अगर केस पावर के कंसोर्शियम की बात करें जिसमें NIG कुवैत की मैंने जिक्र किया है और इसके साथ साथ मैंने अलजुमे होल्डिंग का जिक्र किया है, तो ये मिडल ईस्ट के बहुत ही एक नामवर कारोबारी इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी जिस वक्त पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत थी। 2009 में जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ था तो इन जो कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक प्राइवेट फंड, इक्विटी फ़ंड को हायर किया था कि इलेक्ट्रिक के ओवरऑल इस केस पावर के फ़ंड को मैनेज करने के लिए। ताहम जैसे ही वो फंड लिक्विडेट हुआ उसके बाद से डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स जो हैं वो KE के अफेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर देख रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी एक फुल टाइम एक ओवरसाइट इसमें शामिल है। अच्छा इमरान, लोड शेडिंग तो एक तरफ जो इस वक्त बुरा हाल है, लेकिन बारिशों के हवाले से पहले तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाता था, लेकिन अब बारिशों में काफ़ी बेहतरी आ गई है। तो ये बेहतरी कैसे आई है और पूरे शहर में ऐसा सिस्टम कब तक हो जाएगा?
आई थिंक बहुत शुक्रिया एक पॉजिटिव इंडोर्समेंट के लिए किरण। अब मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि पिछले सवाल के जवाब में तकरीबन 1.5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने कुछ अरसे में किया है अपने डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले जो लो लाइंग एरियाज़ थे कराची के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। वहाँ पर अपने हमारे जो सब स्टेशंस हैं, हमारे फीडर पिलर बॉक्सेस हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमने सतही ज़मीन से तकरीबन 3 से 4 फुट ऊपर बुलंद किया। इसके साथ साथ जो हमारी मुख्तलिफ इलाकों में एरियल बंडल केबल्स की जो है वो तनसीब की गई, पुराने ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस किया गया। इस साथ तमाम एक्सरसाइज का ये फ़ायदा हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि उससे हमारी सिस्टम में जो है उसकी सप्लाई की जो एबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हुई है, ख़ासतौर पर बारिशों के दौरान। इसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कभी कभार शोर उठता है कि मेंटेनेंस शटडाउन लिए जाते हैं शहर के अंदर। उन मेंटेनेंस शटडाउन्स का फ़ायदा ये समर ये होता है कि जब बारिश होती है तो इस दौरान आप कंसिस्टेंट बिजली सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर्स के साथ जो इनकन्वीनियंस पेश आती है उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम का हिस्सा है। इसके आखिरी हिस्से के तौर पे मैं आपके साथ ये भी बताता चलूँ कि जो इशू साथ साथ एक है वो है कि कई ने तो अपनी अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग इंश्योर कर दी है तमाम नेटवर्क की, अपने जो लो लाइंग एरियाज़ के अंदर जो है ख़ास तौर पर अपने सिस्टम को बेहतर किया है। लेकिन जो बाकी इदारों ने अपने अपने हिस्से का काम करना है, मिसाल के तौर पर शहर में जो है जो स्ट्रीट लाइट्स का एक सिलसिला है, एक सिस्टम मौजूद है, हमें ये चेक करना चाहिए क्या उसकी प्रॉपर अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग हुई है या नहीं हुई। इसके साथ साथ जो निकासी है, आपके जो मसाइल हैं वो आज भी शहर में हैं, ऑल्दो इस पर काम हो रहा है और बड़ा रिगरसली हो रहा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली पानी अगर कहीं खड़ा होता है तो हमें लामोहाला कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 150 से 200 फीडर के दरमियान एक नंबर है जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ हिफाजती नुक्ता निगाह से उनको बंद करना पड़ता है, बावजूद इसके कि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। जैसे ही हमारी ग्राउंड से टीम जो है क्लियरेंस देती हैं और पानी निकलता है, हम उनको वापस ऑन कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट ओवरऑल अगर आप देखें कराची के अंदर सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। कराची वाले जो है ना वो दिल खोल कर और हाथ खोल कर आप लोगों को देते हैं, दुआएं देते हैं। तो खुदा के लिए कुछ बेहतरी कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। नाज़रीन से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।